हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर। आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं साइंस, पॉलिटिकल साइंस सेकेंड बुक क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है नियोजित विकास। नियोजित विकास की रणनीति। यानी ये हम दोस्तों देखिए, अब ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। जब हम पहले चैप्टर में पढ़ रहे थे तो हमने आपको ये बताने का प्रयास किया था कि राष्ट्र के निर्माण में 3 चुनौतियां थी। पहली चुनौती कौन सी थी? राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने की चुनौती। दूसरी चुनौती कौन सी थी? तो दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र को स्थापित करने की चुनौती। दोस्तों, मैंने आपको पहला चैप्टर में पहला चुनौती और दूसरे चैप्टर में दूसरी चुनौती भी हमने पढ़ा करके समझा दिया। अब सवाल आता है दोस्तों कि तीसरी चुनौती क्या थी? समानता आधारित विकास की चुनौती। उस समानता आधारित विकास की चुनौती के लिए हमने तीसरा चैप्टर को चूज किया और इसमें भारत के कुछ विकास के लिए, भारत की जनता के लिए कुछ योजनाएं बनेगी और यही योजनाएं भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हालांकि पहले वाले जो पढ़ने होते थे वो बहुत बेहतर थे। वो वास्तव में लगता था, जब हम विकास करते थे, यानी जब हम नियोजन की बात करते थे तो लगता था कि भारत के गरीबों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई गई है। लेकिन अब जो नया काट छपट करने के बाद इस चैप्टर में जो बचा है दोस्तों, उससे ये बहुत कुछ ऐसा नहीं पता चलता है कि भारत के विकास के लिए काम किया गया हो। पुराने वाले में बेहतर था, लेकिन फिर भी पढ़ना है। 2 नंबर का चैप्टर है, आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब चलिए, विकास का मॉडल। हमारे यहाँ विकास के मॉडल को हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि भारत में विकास के मॉडल को क्या अपनाया। तो देखिए, इस समय जब आजादी मिली थी और इसके बाद जब हम आगे बढ़ रहे थे तो दुनिया में 2 तरह के विकास के मॉडल थे। अगर हम यहाँ पे बात करें विकास के मॉडल में, तो 2 विकास के मॉडल थे। एक विकास का मॉडल जो था उसको हम लोग पूंजीवादी कहते थे। पूंजीवादी विचार धारा। क्या था? पहला क्या था? पूंजीवादी विचारधारा। दूसरा दोस्तों के साथ क्या था? साम्यवादी विचारधारा। साम्यवादी विचारधारा। क्योंकि दुनिया में इस समय 2 चीजें चल रही थी। पूंजीवादी व्यवस्था, जिसका नेतृत्व अमेरिका चल रहा था। एक विचारधारा तो दुनिया में यही चल रही थी, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? अमेरिका कर रहा था। दूसरा विचारधारा दुनिया में चल रही थी साम्यवादी, जिसका नेतृत्व यूएसएसआर कर रहा था। और इन्हीं दोनों के बीच में पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई थी। ऐसे में भारत 1947 में आजाद होता है। भारत के सामने एक बहुत विकट समस्या थी कि अगर भारत 1947 में किससे आजाद होता है? ब्रिटेन से आजाद होता है। अब समस्या ये थी कि अगर आजादी के बाद भारत अगर पूंजीवाद के रास्ते पे चलता है अमेरिका के साथ, समझिएगा ध्यान से, तो निश्चित तौर पे राजनीतिक आजादी तो हमको मिल गई थी ब्रिटेन से, लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक आजादी हमको नहीं मिल पाती और आर्थिक रूप से हम क्या बन जाते? आर्थिक रूप से पूंजीवाद के गुलाम बन जाते। पूंजीवाद के गुलाम बन जाते। पहली बात क्लियर हुई? पूंजीवाद के गुलाम बन जाते। लेकिन वहीं अगर बाय द वे भारत इधर ना जा करके, अगर भारत इधर आकर के यूएसएसआर के साथ मिल जाता तो भारत कहीं ना कहीं किसका? साम्यवादी विचारधारा का गुलाम बनता। साम्यवादी विचारधारा का गुलाम बन जाता। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एक तरफ अगर वो राजनीतिक रूप से आजाद तो था भारत, लेकिन अगर ये इधर जाता पूंजीवाद की ओर तो अमेरिका के साथ इसका गुलामी बनती। अगर हम यूएसएसआर के पास जाते तो हम साम्यवादी विचारधारा का बन जाते। राजनीतिक रूप से जरूर स्वतंत्र थे। भारत को यह बात अच्छी नहीं लग रही थी, तो भारत ने क्या किया कि एक तीसरा रास्ता निकाला, जिसको हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या किया? मिश्रित अर्थव्यवस्था।
अर्थ व्यवस्था का मॉडल। इसने मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल तैयार किया। इसने कहा कि हम एक काम करते हैं, थोड़ी बातें पूंजीवाद को भी ले लेते हैं और थोड़ी हम बातें किसका, साम्यवाद का भी, और दोनों को मिला करके हम एक तीसरी अर्थव्यवस्था तैयार करते हैं जिसको हम क्या कहेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें छोटे उद्योग जो होगा वो हम पूंजीवाद को दे देंगे, बड़ा उद्योग होगा उस समाजवाद के तहत हम अपने पास रहेंगे, और दोनों विचारों को मिला देंगे। और मिला करके भारत ने क्या किया, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का काम किया। तो भारत में कौन सा मॉडल तैयार हुआ, मिश्रित अर्थव्यवस्था। हालांकि इसकी बात, इसकी संकल्पना आजादी से पहले ही बॉम्बे प्लान एक आया था, उसी बॉम्बे प्लान में ये बात कही गई थी, और उसी बॉम्बे प्लान के अकॉर्डिंग ही भारत ने आजादी के बाद ये फार्मूला अपनाया था। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कहा कि बॉम्बे प्लान, ठीक है, 1984 में 44 में देश के बड़े बड़े उद्योगपति अपनी इच्छा या मर्जी से मुंबई शहर में मिले। इन्होंने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया कि बड़े एवं मूलभूत उद्योगों में बड़े पैमाने पर या बड़ी मात्रा में निवेश चाहिए, इसलिए इन्हें राज्य या राज्य सरकार के नियंत्रण में रखना चाहिए। यानी बड़ा बड़ा उद्योग जो है वो किसके नियंत्रण में होना चाहिए, राज्य सरकार यानी केंद्र सरकार के नियंत्रण में होना चाहिए, अर्थात साम्यवादी यानी पूंजीवादी व्यवस्था होना चाहिए, तथा बाकी उद्योगों को या छोटे उद्योगों को निजी हाथों में या निजी क्षेत्र के लिए छोड़ देना चाहिए, यानी पूंजीवाद को दे देना चाहिए। अगर ऐसा भारत करता है तो निश्चित तौर से भारत आगे सफलता के रास्ता पे चल पाएगा। और यही हुआ भी कि भारत ने आजादी के बाद लगभग बॉम्बे प्लान का ही अनुसरण किया। छोटे छोटे उद्योग पूंजीवाद को, बड़ा उद्योग साम्यवाद विचारधारा के तहत अपने पास रखा समाजवादी विचारधारा में, और दोनों को मिक्स करके एक व्यवस्था डेवलप किया जिसे हम क्या बोलते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है हमारे यहाँ योजना आयोग। हालांकि योजना आयोग को हटा दिया गया है, थोड़ा मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि जब नीति आयोग को हम पढ़ते हैं ना तो उसके लिए योजना आयोग को जानना जरूरी बन जाता है। इसकी स्थापना मार्च 1950 में हुई थी, 15 मार्च 1950 को हुई थी। आगे कह रहा है दोस्तों, यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, यानी संस्था है जो संविधान में इसकी चर्चा नहीं की गई है, और भारत का प्रधानमंत्री सदैव इसका अध्यक्ष होते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसके सदस्य होते हैं। इसका मूल काम क्या है जी योजना आयोग का, तो संसाधनों का अनुमान लगाकर आगामी अगले 5 वर्षों के लिए विकास की योजना बनाना आयोग का मुख्य कार्य है। देश के विकास के लिए राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों को भी स्थान में रखते हुए ऐसी योजनाएं बनाना जिससे समाज स्वस्थ वातावरण मिल सके। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से प्राथमिकताओं का निर्धारित करना, किसको प्राथमिकता दी जाए, भारी उद्योग को अथवा स्वास्थ्य योजना पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। इस साक्षरता पर देश के भौतिक, पूंजीगत, मानवीय, तकनीक तथा कर्मचारी वर्ग संबंधी संसाधनों का अनुमान लगाना, और संसाधन राष्ट्रीय आवश्यकता की तुलना कम प्रतीत होते हैं तो उनकी वृद्धि की संभावना के संबंध में अनुमान लगाना तथा योजनाएं बनाना, और समय समय पर उनकी प्रगति के लिए रास्ता समीक्षा करना, और आवश्यकता हो तो सुधारात्मक कार्रवाई करना। ये सब किसका काम है, तो योजना आयोग का काम है। इसके बाद दोस्तों एक आता है राष्ट्रीय विकास परिषद, NDC, नेशनल डेवलपमेंट परिषद काउंसिल। इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को NDC का गठन हुआ था। इसके PM इस परिषद के पदेन अध्यक्ष भी होते हैं। यह भी एक गैर संवैधानिक निकाय है, यानी संस्था है। NDC अब नीति आयोग का एक सलाहकार निकाय बनकर के मात्र रह चुका है, ज्यादा काम नहीं करती है। अब कह रहा कि इसका उद्देश्य क्या है, उसका काम पूछा था इसका उद्देश्य, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो राज्य और योजना आयोग के बीच सहयोग का वातावरण बनाकर आर्थिक नियोजन को सफल बनाना, योजना के पक्ष में देश के प्रयासों और संसाधन को मजबूत बनाना और लामबंद करना, सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आम आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देना, देश के सभी भागों के संतुलित और तेजी से
विकास को सुनिश्चित करना। इसके अलावा एनडीसी सभी राज्यों के लिए उनकी समस्याओं और विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच भी प्रदान करता है। अब आता है दोस्तों 5 ईयर प्लान। हालांकि 5 ईयर प्लान हमको कंप्लीट नहीं पढ़ना है, मात्र 3 में थोड़ी थोड़ी ही पढ़ना है, ज्यादा इसमें हमें नहीं पढ़ना है। देखिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से लेकर के कहां तक रहा, 56 तक रहा। प्राथमिकताएं किसकी थी, कृषि को प्राथमिकता दी गई। पहली पंचवर्षीय योजना में किसकी प्राथमिकता दी गई दोस्तों, याद रखिएगा एमसीक्यू में, कृषि को। उद्देश्य क्या था, आर्थिक जो असंतुलन था उसे दूर करना, आय में वृद्धि करना और संसाधनों को बहुमुखी बनाना, यानी उसका विकास करना। विशेषता थी हेराल्ड मॉडल पर यह आधारित थी। ठीक है दोस्तों। दूसरा इसका सेकंड 5 ईयर प्लान आया। इसकी प्राथमिकता क्या थी, उद्योग। उद्योग, पहला कृषि था, दूसरा उद्योग था। समाजवादी ढांचे की स्थापना करना, आर्थिक विषमताओं की कमी तथा सामाजिक आर्थिक समानता स्थापित करना, तीव्र औद्योगिकरण और औद्योगिकरण की रफ्तार को बढ़ाना। विशेषता इसकी कि प्रथम प्रसिद्ध अर्थशास्त्री पीसी महालनोबिस ने इसका तैयार किया था, इसलिए इसे क्या कहते हैं, पीसी महालनोबिस कहा जाता है। अगला, इस योजना के दौरान बोकारो, भिलाई, विशाखापट्टनम में यूएसएसआर की मदद से लौह इस्पात स्वतंत्र स्थापित भी किया गया। थर्ड 5 ईयर प्लान आया। इसमें देखिए पहला में कृषि, दूसरा में उद्योग, दोनों ही असफल हुआ, और तीसरा में कृषि और उद्योग दोनों ही लपाया गया। दोनों ही पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से ये असफल हो गया। तीसरा तो पूरी तरह से असफल हो गया। ठीक है ना। प्राथमिकता दी गई इसमें, उद्देश्य संसाधनों में आत्मनिर्भरता लाना, राष्ट्रीय आय में 5% की वृद्धि, वार्षिक वृद्धि का भी लक्ष्य रखा गया। इस प्रकार दोस्तों खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता करना, चूंकि इस समय संकट आई थी, मानवीय शक्ति का प्रयोग करके रोजगार के अवसर में वृद्धि करना। विशेषता यह योजना असफल रही, कारण 2 युद्ध होना, 1962 और 65 का युद्ध हुआ। मानसून भी इस समय असफल हो गया। अकाल, खाद्यान्न संकट, आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ा। और 3 लगातार इसके बाद वार्षिक योजना आया, 1966 से लेकर 67, 67 से लेकर 68, 68 से लेकर के 69। अगला चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर के 74 के बीच में चलेगा। हमें 3 ही पंचवर्षीय योजना के बारे में दोस्तों यहाँ पढ़ना था, ज्यादा चैप्टर बड़ा नहीं है। अगर आपको वीडियो दोस्तों अच्छा लगता है, निश्चित तौर पे अच्छा लगेगा, नहीं कि सवाल ही नहीं है। अगर अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक मनोबल, आपके एक सब्सक्राइब से हमारा मनोबल बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।